नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी सिंह आपका डीपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज आप इस पॉलिटी की क्लास में पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 356 के तहत लगने वाला राष्ट्रपति शासन। इस वीडियो को पढ़ाने के पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे चैनल पर नए हैं, पॉलिटी और ज्योग्राफी की हमारी क्लासेस कंटिन्यू हैं। हिस्ट्री की क्लासेस अगस्त से स्टार्ट होने वाली हैं, 1 अगस्त से, जब भी इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और हमारा ये लक्ष्य है कि जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है उसके पहले हम अपने जीएस को कवर कर पाएँ। धीरे धीरे हम लोग और सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आपको पॉलिटी के सारे वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं और वहां पर इनको सीरियल से देख सकते हैं। अगर आप देखें तो ये हमारा जो आज लेक्चर है वो 35वां लेक्चर है, राष्ट्रपति शासन। 35वां लेक्चर है। इसके पहले के 34 लेक्चर बिल्कुल सीरियल से हैं, आपको किसी और किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, आज हम उस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसको बनाते समय संविधान निर्माताओं ने ये सोचा था और इस बात की अपेक्षा की थी कि इस अनुच्छेद का उपयोग सबसे कम किया जाए, लेकिन इसे हम दुर्भाग्य कहें या परिस्थितियां कहें, इस अनुच्छेद का दुरुपयोग ही सर्वाधिक बार हुआ है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 356 क्या है राष्ट्रपति शासन, किन परिस्थितियों में लगता है और उनमें क्या है न्यायालय की भूमिका। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जितने स्टेटमेंट आते हैं संघ लोक सेवा आयोग के क्वेश्चंस में, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पर हमारी नज़र होगी क्योंकि ये सीधे सीधे स्टेटमेंट ही पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इनको यहाँ मेंशन किया है। जो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग हैं, इनमें से कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं और फैक्चुअल बनते हैं, तो इनको भी हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इनको बहुत अच्छे से समझिए। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए लेक्चर बहुत ही उपयोगी होगा। आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन क्या है। कल के लेक्चर में जब हमने आपको पढ़ाया था राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, तब मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान के भाग 18 में 3 आपातकालों का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपात की बात की गई है। हालांकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन में आपात शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये आपात काल का तो नहीं है लेकिन उसी रूप में है, क्योंकि ऐसी स्थितियां तभी होती हैं जब आकस्मिक आपातकालीन स्थिति आती है राष्ट्रपति शासन में प्रशासन से संबंधी समस्याओं के दौरान। तो इसकी घोषणा कब होती है, इसका प्रभाव क्या होता है, ये जानते हैं। यदि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि किसी राज्य का प्रशासन संवैधानिक तंत्र के अनुसार नहीं चल पा रहा है, तो वहाँ पर वह राष्ट्रपति शासन की अपेक्षा कर सकते हैं, अर्थात लगा सकते हैं। तो ऐसे में होगा क्या, इन पर भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगता है। 2 तरीके होते हैं। एक होता है राज्यपाल से प्रतिवेदन मिल जाए, दूसरा राष्ट्रपति को समाधान हो जाए। तो कब लगेगा राष्ट्रपति को कि संवैधानिक तंत्र के अनुसार वहाँ का शासन नहीं चल रहा है। यदि राज्यपाल अनुशंसा करे कि अमुक जो राज्य है, मेरा राज्य, वहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो राष्ट्रपति महोदय वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति को स्वयं समाधान हो जाए कि अनुच्छेद 365 में ऐसा कहा गया है कि जब केंद्रीय सरकार है वह संघात्मक सरकार की केंद्रीय सरकार जब राज्य सरकार को कोई निर्देश देती है और उस निर्देश का पालन करने में राज्य असमर्थ होता है, तो ऐसे में उसे भान होगा कि वहाँ पर संवैधानिक तंत्र के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, तो तब वो राष्ट्रपति को समाधान हो जाएगा। तो राष्ट्रपति को समाधान होने का जो प्रबंधन है वो अनुच्छेद 365 के तहत दिया हुआ है। तो यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए तो भी वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो 2 प्रमुख आधार हैं। इन पर जो विवाद हैं इन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, किस प्रकार से उनको समाधान होगा, कब राज्यपाल ऐसी अनुशंसा कर सकते हैं, इन पर अभी हम लोग बाकायदे विचार करेंगे। अभी इनके कुछ मेन पॉइंट्स पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन की है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि जो केंद्र है वो राज्य को निर्देश देता है। तो निर्देश देने की जो शक्ति है वो आप देखें तो भाग 11 के तहत केंद्र राज्य संबंध है, उसमें 256 और 257 में ये उल्लिखित किया गया है कि केंद्र जो है, संघ सरकार जो है, वो राज्यों को कौन कौन से निर्देश दे सकती है।
इसी तरीके से 353 में भी केंद्र राज्यों को निर्देश देने की शक्ति रखता है, जो केंद्र है वो राज्यों को निर्देश देने की शक्ति है। तो ये 3 अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है, इसलिए हमने इसको मेंशन किया है कि 3 अनुच्छेदों के तहत उनका निर्देश संघीय कार्यपालिका जो है वो राज्यों को निर्देश दे सकती है। अब राष्ट्रपति शासन यदि लगाया जाए तो उसका अनुमोदन कैसे होगा, आइए पहले इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति शासन यदि राष्ट्रपति महोदय उद्घोषित करते हैं तो उसका अनुमोदन 2 माह के अंदर किया जाना चाहिए। आपने राष्ट्रीय आपात जब पढ़ा था तो वहाँ पर यह बाध्यता 1 माह की थी, लेकिन यहाँ पर कितनी होगी, 2 माह। 2 माह की बाध्यता होनी चाहिए। इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि उस 2 माह के अंतर्गत संसद द्वारा साधारण बहुमत से इसे पारित कर दिया जाए, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा उपस्थित और मतदान देने वालों के आधे से अधिक यानी कि साधारण बहुमत से इसे पारित कर दिया जाए। राष्ट्रीय आपात से इसकी तुलना करें तो उसमें यह समय अनुमोदन का 1 माह था और यहाँ पर विशेष बहुमत था। लेकिन जब हम लोग अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे तो राष्ट्रपति महोदय की उद्घोषणा के बाद उसके जो अनुमोदन होगा वो 2 माह के अंदर, यानी कि जैसे उन्होंने दिया उद्घोषणा की लागू हो गया, लेकिन उसका अनुमोदन 2 माह के अंदर हो जाना चाहिए संसद द्वारा साधारण बहुमत से। और यदि अनुमोदन हो जाता है तो वो कब तक रहेगा, इसकी अवधि आइए देखते हैं। एक बार अनुमोदन हो जाने के पश्चात जो आपका राष्ट्रपति शासन है वह 6 माह के लिए अप्लाई हो जाएगा, और 6 माह से अधिक यदि राष्ट्रपति शासन को चलाना है तो एक बार पुनः संसद से अनुमोदन आवश्यक है। और जो संसद फिर से यदि उसको अनुमोदन कर देती है इसी प्रक्रिया से तो उसे फिर से पुनः 6 माह के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। तो 6 माह उसको करके बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह अधिकतम 3 वर्ष तक ही स्थिति रह सकती है। अब ये 3 वर्ष की स्थिति कैसे रहेगी, इसके लिए भी बता दें कि यदि राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक बढ़ाया जाए तो इसके लिए 2 स्थितियां होती हैं। यदि आपातकाल प्रवर्तन में हो, राष्ट्रीय आपातकाल प्रवर्तन में हो, तब इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है 1 साल से अधिक, या निर्वाचन आयोग या प्रमाण पत्र दे दे कि अभी राज्य में निर्वाचन कराना सेफ नहीं है, नहीं कराया जा सकता, असंभव है, तो ऐसे में जब वो प्रमाण पत्र देगा तब भी उसे साधारण बहुमत के द्वारा अनुमोदन करके फिर से 6 महीने करके 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो अधिकतम 3 वर्ष, कितना एक बार में, 6 माह। क्लियर हो गया। आइए देखते हैं जब ये अवधि होगी इस काल में तो इस काल में उसका प्रभाव कैसा होगा। इसी पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न भी यही होते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य ये हुआ कि जब राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जाएगा तो वहाँ की जो सरकार है, राज्य सरकार, वह या तो निलंबित हो जाएगी, या तो बर्खास्त हो जाएगी, या वहाँ का विघटन हो जाएगा। 3 स्थितियाँ हो सकती हैं, और इन स्थितियों में प्रशासन का जो दायित्व होगा वो राष्ट्रपति के ऊपर होगा। अर्थात राष्ट्रपति शासन के नाम से ही लगता है कि वहाँ पर किसका शासन होगा, राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति के माध्यम से राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार राज्यपाल वहाँ पर गवर्न करते हैं। तो राज्यपाल चूँकि केंद्र के हैं तो इसलिए राज्यपाल वहाँ पर गवर्न करेंगे। राज्यपाल किसकी सहायता से शासन करेंगे, वो राज्य सचिव की सहायता से कर सकते हैं, या केंद्रीय मंत्रिमंडल या केंद्र सरकार कोई प्राधिकारी नियुक्त करे। जनरली कुछ रिटायर्ड जो ऑफिसर्स होते हैं उनको भी इसमें लगाया जा सकता है। तो जो केंद्र सरकार जिनको नामित करे उनकी सहायता से राज्य का शासन चलाया जा सकता है। तो राज्य का जो शासन है वो राष्ट्रपति में निहित हो जाएगा, राज्यपाल के माध्यम से कराया जाएगा। इसके साथ ही विधानसभा निलंबित की जा सकती है या बर्खास्त की जा सकती है। उस समय राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के साथ शासन करेगा। ये हमने आपको तीनों बातें बता दी। अब इनमें बारीकियां क्या हैं, आइए उनको समझते हैं। ये सामान्य बातें हैं जिनको हम अभी तक जानते आए हैं और किताबों में पढ़ते आए हैं। कैसे लगता है राष्ट्रपति शासन और कौन कौन सी स्थितियां होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति शासन लगने के लिए जो आपको व्यवहारिक ज्ञान होना जरूरी है उसमें आपको ये पता हो कि राष्ट्रपति शासन 2 स्थितियों में लग सकता है। एक, जब चुनाव हो गए हों किसी राज्य में, चुनाव होने के बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिला हो, तो ऐसे में कई शर्तें हैं और इस पर विवाद की स्थिति हो सकती है। कोई दल उसमें सरकार बनाने योग्य ना हो, तब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की जा सकती है, लेकिन उस पर भी नियम शर्तें हैं। दूसरी बात यह है कि जब राष्ट्रपति में
संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो। तो संवैधानिक तंत्र विफल होने के भी कई मायने हैं। तो इसका हुआ ये कि इन्हीं दोनों बातों को लेकर के इसका सर्वाधिक दुरुपयोग होता। आप जानते हैं कि जब केंद्र में कोई और सरकार होगी किसी और पार्टी की और राज्य में किसी और पार्टी की होगी, तो उनको समाधान होते देर नहीं लगेगी कि यहाँ संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। तो ऐसे में दुरुपयोग होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। हम आपको बताएं, एक केस ऐसा ही कर्नाटक का है जहाँ पर एसआर बोम्बई की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार को बर्खास्त किया जाता है और बर्खास्त इनको ये आरोप लगाया जाता है कि आपने सदन में बहुमत खो दिया है और उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। राज्यपाल महोदय उनको बहुमत साबित करने तक का मौका नहीं देते हैं। जब वो अपनी सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट में उनकी याचिका खारिज कर दी जाती है। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की पीठ यह फैसला देती है जिसका नाम है एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ का मामला। बहुत ही चर्चित और बहुत ही प्रसिद्ध, एक देखा जाए तो एक तरीके से इसी के अनुसार राष्ट्रपति शासन की व्याख्या की जाती है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि वह कौन सा फैसला है जो राष्ट्रपति शासन को डिफाइन करता है। तो 1994 का एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ मामला, इसके तहत 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने एक फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग न होने पाए। तो उसने बहुत सारी गाइडलाइन जारी की जिसके तहत राष्ट्रपति शासन को वैध कब माना जाएगा और क्या क्या इसमें बातें हो सकती हैं, कब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, इसको लेकर चर्चाएं की गई। आइए हम लोग भी जानते हैं कि वो कौन सी बातें हैं कि राष्ट्रपति शासन कब लगाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रमुख बातों में, ये संविधान में बातें नहीं कही गई हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, इसी के तहत राष्ट्रपति शासन की समीक्षा की जाती है। तो पहला ये है कि राष्ट्रपति शासन कब लगाया जा सकता है, जब चुनाव हो गया हो और चुनाव के बाद किसी पार्टी को बहुमत ना मिला हो। ऐसा कई बार आपको देखने को मिला है कि महाराष्ट्र में जैसे चुनाव हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ, किसी पार्टी को, चाहे वो शिवसेना की सरकार हो चाहे बीजेपी को हो, किसी को भी वहाँ पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तब एक तो स्थिति ये हो, अब केवल इसी पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता, इसके साथ भी शर्तें देखिए क्या है। अगर किसी पार्टी को बहुमत मिला हो, वह सरकार बनाने से इनकार कर दे, किसी वजह से यदि किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला हो और वो सरकार न बनाना चाह रही हो, एक कंडीशन ये भी बनेगी। अब जब सरकार नहीं बनाना चाह रही होगी तो कोई दूसरा दल क्या बना सकता है, इसकी भी जांच करे राज्यपाल। दूसरा कोई ऐसा गठबंधन जो सरकार बनाने की हालत में न हो, अर्थात जो उपलब्ध है वो बनाना नहीं चाहता या बना नहीं सकता और दूसरी पार्टी बनाना चाहती नहीं, तब स्थितियां भिन्न हो जाएंगी, तब राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की जा सकती है। तो ये 3 शर्तों पे आप ध्यान दें कि चुनाव के बाद की जो स्थिति होती है उनमें इन तीनों को ध्यान देना जरूरी होता है। अब दूसरी क्या आएगी स्थिति, जब विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तब क्या होता है, राज्य सरकार विधानसभा में हार के बाद इस्तीफा दे दे। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, हार गई, इस्तीफा दे दे, तो सरकार तो चली गई। अब क्या होगा, दूसरे दल सरकार बनाने के इच्छुक या ऐसी हालत में ना हो। अब दूसरा दल कोई भी सरकार उसमें बना नहीं सकता या इच्छुक नहीं है, वो स्थिति में नहीं है कि वो सरकार बना सके। अब इसमें क्या है कि इन दोनों स्थितियों में भी राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा राज्यपाल महोदय कर सकते हैं। तीसरी बात क्या है, तीसरी स्थिति ये है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के संवैधानिक निर्देशों का पालन न किया हो। आपको बता दें कि अनुच्छेद 256, 257 और 353 के तहत केंद्र सरकार ने, संघीय कार्यपालिका ने राज्यों को जो निर्देश दिए हैं या इस भारतीय संविधान के तहत संवैधानिक निर्देश, यहाँ एक बात का ध्यान रहे कि निर्देश कैसा हो, संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन। क्यों? ऐसा नहीं कि राज्य कोई भी निर्देश दे दे। जिन निर्देशों को संविधान में वर्णित किया गया है उन निर्देशों को जब वो राज्य सरकार को देगा और राज्य सरकार उसे कर पाने में असफल रहेगा, तब संवैधानिक तंत्र विफल होने की बात की जा सकती है। तो ऐसे में संवैधानिक निर्देशों का पालन न किया हो तब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब जब देखा जाता है कि राष्ट्रपति में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, दंगा फसाद की स्थिति हो गई है, इसमें क्या है कि राज्य सरकार जानबूझकर आंतरिक अशांति को बढ़ावा या जन्म दे रही हो, ऐसा सुरक्षा एजेंसियां यदि कहती हैं, प्रमाणित करती हैं या ऐसा पाया जाता है साक्ष्य, तब भी राज्यपाल यह अनुशंसा करेगा कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए।
इनमें से राष्ट्रपति शासन को चुनौती दी जा सकती है न्यायालय में। तो आइए देखते हैं कि न्यायालय की क्या भूमिका होगी, क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन के लगाया जाता है तो वहाँ की जो सरकार होती है वो न्यायालय की शरण में जाती ही जाती है। तो न्यायालय की शरण में जाएगी तो न्यायालय की भूमिका क्या है, किस हद तक न्यायालय उस पर फैसला दे सकती है। तो आइए देखते हैं पहला क्या है। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की समीक्षा अदालत द्वारा की जा सकती है। ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल प्रिंट होके आते हैं, पूछा जाता है इनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो इनको आप एज इट इज स्क्रीनशॉट लेके रख लें और इनको आप याद करें। तो पहला क्या है कि समीक्षा अदालत द्वारा की जा सकती है। फिर क्या है, कोई भी जो राष्ट्रपति शासन लगा है यदि इन नियमों के मुताबिक नहीं है, राज्यपाल ने अपने मन मर्जी के हिसाब से कर लिया या केंद्र सरकार ने कर लिया, तो इस राष्ट्रपति शासन को खारिज किया जा सकता है। तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, दोनों राष्ट्रपति शासन को खारिज कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह है कि राष्ट्रपति शासन को खारिज करने का अधिकार भी न्यायालय को है। इसके बाद क्या है कि केंद्र सरकार इसमें पल्ला झाड़ के नहीं हट सकती, केंद्र सरकार इसके लिए उत्तरदायी मानी गई है। तो उन्होंने अपनी गाइडलाइन में कहा है इस केस के कि राष्ट्रपति शासन लगाने के औचित्य को उचित बताने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। अर्थात केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है कि उसे सिद्ध करे कि राष्ट्रपति शासन लगाना यहाँ पर उचित था। यदि वो सिद्ध नहीं कर पाता है तो भी राष्ट्रपति शासन को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। अब यदि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको अवैध घोषित कर देती है तो क्या जो सरकार विघटित कर दी गई है क्या उसे फिर से बहाल किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। अदालत बर्खास्त, निलंबित, भंग की गई राज्य सरकार को बहाल भी कर सकती है। तो ये जो न्यायालय की भूमिका है इन पर भी आपसे सवाल स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति शासन एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर के गाइडलाइन का सहारा लिया जाता है और ये हमेशा विवादों की स्थिति में ही रहता है। और ये क्योंकि आपने देखा है कि राष्ट्रपति शासन यदा कदा लगाए जाते रहते हैं और इसका सर्वाधिक उपयोग भी हुआ है, दुरुपयोग भी हुआ है, विवादित रहा है, इसलिए हमेशा एग्जाम में ये छाया रहता है। अब जानते हैं कि कब, कहाँ और कितनी बार, कहाँ पर कैसे राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो 1951 में ही सबसे पहले पंजाब में लगाया गया राष्ट्रपति शासन। यदि जानना जाए, यदि आपकी इच्छा हो, आप जानना चाहें कि सर्वाधिक बार अभी तक राष्ट्रपति शासन का उपयोग कहाँ किया गया है, तो वह उत्तर प्रदेश और मिजोरम में किया गया है। तो मिजोरम और उत्तर प्रदेश में इसका सर्वाधिक उपयोग किया गया है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो इसका सर्वाधिक 10 बार उपयोग किया गया है। तो ये प्रमुख ऐसे हैं। अभी तक तेलंगाना और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। तो लगभग सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगर आप देखें तो वर्तमान स्थिति में जम्मू कश्मीर में पहले भिन्न स्थिति हुआ करती थी। वहाँ पर पहले 6 महीने का राज्यपाल शासन लगता था, लेकिन आप जानते हैं कि ये तब होता था जब अनुच्छेद 370 के तहत उसे विशेष दर्जा मिला हुआ था। अब अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया है, इसलिए उसकी वो स्थितियाँ भी समाप्त हो गई हैं। अब संपूर्ण भारत में एक जैसी स्थिति है, राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है और सब जगह यही प्रावधान लागू होंगे। तो दोस्तों, राष्ट्रपति शासन से संबंधित मुझे लगता है कि आपके सारे क्वेश्चंस इससे हल होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए, आपके लिए उपयोगी होते हैं, तो एक बार देखिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। शेयर करने से नॉलेज ही बढ़ती है, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में वित्तीय आपात के साथ। गुड बाय।